बायोलॉजी 9th क्लास और यूनिट नंबर हमारे पास है 9 ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि किसी भी जानदार की लाइफ जो है वो रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। और केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं उनकी साइड हमारे सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो लाइफ की इंडस्ट्री होती है, मतलब ओवरऑल लाइफ जो है डिपेंड करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए आइदर वो कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, दोनों को कंटिन्यू करने के लिए हमारे सेल्स को हर टाइम कोई ना कोई सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कोई सब्सटेंसेस सेल्स की तरफ मूव करके आते हैं और सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ साथ सेल से कुछ सब्सटेंसेस बाहर भी जाते हैं, वापस जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर या प्रोडक्ट्स के तौर पर जो कि बॉडी के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह का ये प्रोसेस जो है जो कि सब्सटेंसेस की मूवमेंट है सेल की तरफ और सेल्स से सब्सटेंसेस की मूवमेंट्स आउटसाइड किसी भी पार्ट की तरफ, ओवरऑल इसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट के जो मैकेनिज्म है या मेथड है कुछ आपने पहले पढ़े हुए, जैसे कि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है, तो इसकी टाइप्स भी आपने पढ़ी थी। तो डिफ्यूजन जो है वो इफेक्टिव वे है ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो इनका साइज स्मॉल होता है। छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल वाले, उनके अंदर डिफ्यूजन जो है वो बेस्ट मेथड है। इसके अलावा सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर भी डिफ्यूजन जो इफेक्टिव होती है, लेकिन हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है मतलब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और इस चैप्टर में हम उन मैकेनिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे। पेज नंबर हमारे पास है 171, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यहाँ पे फर्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स, मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर पानी की क्या अहमियत है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। वाटर इज वाइटल टू प्लांट लाइफ, पानी जो है प्लांट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर फोटोसेंसिस एंड टर्गर, ना सिर्फ ये फोटोसेंसिस में इस्तेमाल होता है, टर्गर के लिए यूज़ होता है। टर्गर होता है सेल्स के अंदर, मतलब सेल के वैक्यूल के अंदर पानी फिल हो जाए तो सेल सख्त हो जाता है, इससे प्लांट सख्त हो जाता है, वो उसकी टर्जिडिटी कहलाती है। प्योर मैकेनिज्म टर्गर होता है। ना सिर्फ ये फोटोसेंसिस और टर्गर के लिए जरूरी है, बट मस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट के अंदर भी, उनके लिए भी पानी नेसेसरी होता है। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी इज आल्सो रेगुलेटेड बाय वाटर, प्लांट की बॉडी का अंदर वाला टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मियों के सीजन के अंदर या हाई टेम्परेचर प्लांट को मिल रहा है तो टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए ट्रांसपिरेशन यूज़ करते हैं और उसके अंदर पानी का लॉस होता है। लैंड प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, लैंड के ऊपर जो प्लांट्स हैं उनको पानी और उनके साथ मिनरल्स भी सॉइल से मिलते हैं। आफ्टर अब्जॉर्प्शन बाय रूट के जरिए अब्जॉर्ब करने के बाद वाटर एंड मिनरल्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट ऑफ बॉडी। तो जब पानी रूट के जरिए अब्जॉर्ब हो गया उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ट्रांसपोर्ट करके इसको प्लांट के बाकी पार्ट जो एरियल पार्ट्स हैं, मतलब स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस तक प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, मतलब सिस्टम रिक्वायर्ड है, और इसके लिए एक जो है प्लांट का पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स, इसके अलावा फूड जो होती है वो बनाई जाती है लीव्स के अंदर। फोटोसेंसिस जो होती है आपको पता है ग्रीन पार्ट के अंदर होता है, प्लांट के लीव्स के अंदर होता है, और यंग स्टेम्स के अंदर भी फोटोसेंसिस होती है। तो वहाँ पे फोटोसेंसिस होगी और उसके रिजल्ट में फूड बनती है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये फूड जो है लीव्स के अंदर बनेगी और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी प्लांट के बाकी पार्ट्स के अंदर जहाँ पे इसने इस्तेमाल भी होना है और जो बाकी बचेगी उसने स्टोर भी होना है। तो ये सब प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्ट जो है ज़रूरी होती है। यहाँ पे इस पे एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट, फर्स्ट 3 लाइन इस पैरा, ये इसमें आंसर में आ जाएंगी। ऑल लैंड प्लांट्स, तमाम प्लांट जो कि ज़मीन पे हैं एक्सेप्ट फॉर मॉसिस एंड लीवरवर्ट्स, मॉसिस और लीवरवर्ट्स के अलावा, ये जो है ये स्टार्ट वाले जो ग्रुप्स हैं प्लांट के उनमें इन्वॉल्व है, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। इन 2 ग्रुप्स के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं हैव डेवलप कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यूज, उनके अंदर डेवलप हो चुके हैं वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज को जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनके बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। इन दोनों को ओवरऑल वास्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, इन दोनों का काम है जिसने क्या करना है कि पानी को और फूड को की ट्रांसपोर्ट करनी है पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर। वाटर एंड आयन अपटेक, वाटर और आयन अपटेक किस तरह से होती है, मतलब कि पानी किस तरह से अब्जॉर्ब होना है
और फिर आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होनी है उसकी, और साथ में आइंस जो है मतलब मिनरल्स जो हैं वो पानी के साथ आपको पता है ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है वो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया। इन एडिशन टू एंकर द प्लांट को एंकर करने के अलावा ज़मीन के अंदर, मतलब क्या कि ज़मीन जो है उसके अंदर प्लांट की रूट्स होती हैं, रूट्स जो है प्लांट को एंकर करती हैं ताकि वो उसकी ज़मीन के अंदर जकड़ा रहे और वो स्ट्रेट सीधा खड़ा रह सके। रूट्स परफॉर्म टू अदर वाइटल फंक्शंस, रूट्स के कुछ और फंक्शंस भी हैं। फर्स्ट दे अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम सॉइल, पहला फंक्शन ये है कि इन्होंने क्या करना है कि पानी को और साल्ट्स को अब्जॉर्ब करना है सॉइल से। सेकेंड फंक्शन रूट का है दे प्रोवाइड कनेक्टिव टिश्यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज ऑफ स्टेम, इन्होंने क्या करना है कि कनेक्टिंग टिश्यूज भी प्रोवाइड करने हैं जिसने क्या करना है कि सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करनी है स्टेम की तरफ। ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ रूट। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में है स्ट्रक्चर ऑफ रूट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेडिंग भी आप दे सकते हैं। द कनेक्टिव टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ रूट्स आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म अ रॉड शेप्ड कोर, कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो क्या करते हैं कि रूट के अंदर सेंटर में मौजूद होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखें आप, ये सेंट्रल पार्ट है, ये पार्ट जो है जाइलम और फ्लोएम, मतलब क्या है कि रूट के सेंटर के अंदर जो एरिया जो है और इसको कोर बोलते हैं और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये जो है ये रूट का एक डायग्राम बनाई गई जो कि अभी बुक में तो नहीं है लेकिन इसमें यहाँ कॉम्प्लेक्स टाइप की डायग्राम है और ये बस थोड़ी सिंपल है, आप ये वाला डायग्राम बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इसमें क्या है रूट का एक सेक्शन लिया गया, मतलब रूट का एक पार्ट को कट करके अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। सेंट्रल एरिया जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम है जिसको हम कोर बोलते हैं, ये सेंट्रल पार्ट है। The connective tissue xylem and phloem of roots are grouped in the center to form a rod-shaped core. This rod extends toward the length of the root. ये जो कोर है सेंट्रल पार्ट जाइलम फ्लोएम जो है जितनी भी लेंथ होगी रूट की वहां तक एक्सटेंड करेगा ये। Outside the connective tissue there is a narrow layer of thin walled cells called pericycle. इसके बाद क्या है कि कोर के बाद जो बाहर वाली लेयर है, ये रेड वाली लेयर आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। A single layer of cells endodermis surround this pericycle. पेरिसाइकिल जो है इसके बाद एक और लेयर है सेल्स की जिसको हम क्या बोलते हैं एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। एंडोडर्मिस surround the pericycle. External to this there is a broad zone of cortex. इसके बाद एक बड़ा जोन है, मतलब ये वाला जो जोन है ना ये पूरा एरिया है, ये कॉर्टेक्स है। It consists of large and thin walled cells. इसमें क्या है कि बड़े सेल्स होते हैं और thin walled होते हैं। Cortex is bonded to on outside by a single layer of epidermal cell. इसके बाद क्या क्या epidermal के सेल मतलब epidermis के सेल है ये वाले, ये ब्लैक वाले लेयर में आपको नजर आ रहे हैं। Roots also have clusters of tiny root hairs. रूट के जो epidermis है epidermal सेल जो है यहाँ पे क्या काफी सारे root hairs भी होते हैं, इनके clusters की फॉर्म में root hairs हैं जो कि epidermis की ही epidermal cells की एक्सटेंशन होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो एक सेल है जैसे कि ये सेल मैं बना रही हूँ इसका सरफेस एरिया इतना है, अगर इसके अंदर एक रूट हेयर है फॉर एग्जांपल ये इसका रूट हेयर है तो इसका सरफेस एरिया जो है वो इतना बढ़ गया। तो क्या क्या एपिडर्मल सेल्स के ऊपर जो है रूट हेयर्स होते हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा पानी की भी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इसके जरिए पॉसिबल हो सकती है। ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेनी है और ये भी आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है अपटेक ऑफ वाटर एंड आयंस, ये वाली हेडिंग नेक्स्ट पैराग्राफ पे दे लें आप। रूट हेयर्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स जो है इनका फंक्शन क्या है कि एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि पानी को अब्जॉर्ब कर सकें। दे ग्रो आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, ये ग्रो करते हैं आउटसाइड, मतलब कि रूट जो है मिट्टी के अंदर ग्रो करके जाती है तो रूट के हेयर जो है बहुत थिन होते हैं और ये सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर वो ग्रो करते जाते हैं। वेयर दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वाटर, जहाँ पे ये इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है पानी के साथ, मतलब क्या पानी वहाँ से मूव करके रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो सकता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर्स हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट देन सॉइल वाटर। जो साइटोप्लाज्म है रूट हेयर्स के अंदर सेल्स का सेल यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, मतलब क्या कि यहाँ पे साल्ट ज़्यादा होते हैं तो बाहर जो पानी है उसमें साल्ट्स कम होते हैं तो वहाँ से पानी जो होगा वो ऑस्मोसिस करिए मूव करके रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो जाता है। साल्ट्स आल्सो एंटर रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साल्ट यहाँ वो भी मूव करके आ सकते हैं डिफ्यूजन के जरिए भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी। आफ्टर देयर एंट्री इनटू द रूट हेयर्स, जब ये रूट हेयर्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, वाटर एंड साल्ट ट्रेवल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसिस। वाटर और साल्ट जो है वो क्या करेंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस से मूव करेंगे और या डेसिमीटर से मूव करते हुए
रीच करते हैं जाइलम की तरफ। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, रूट हेयर दिखाया गया कि मतलब ये यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इसका सॉइल के साथ, यहाँ से पानी जो है मूव करके रूट हेयर के अंदर एंटर हो जाएगा। रूट हेयर में एंटर होने के बाद आप जानते हैं कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, उनके अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है दो सेल्स का आपस में कनेक्टेड होता है और किस पॉइंट पे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा पे होता है। ये जो है ये पॉइंट है प्लाज्मोडेस्माटा है। पानी इसके अंदर एंटर हो गया रूट हेयर के अंदर और इसने यहाँ से मूव करके सेल के अंदर एंटर हो गया। एक सेल में यहाँ से मूव कर दो, ये आगे जाएगा, अगले सेल में चला जाएगा, कॉर्टेक्स में पहुंचा, कॉर्टेक्स से ये एंडोडर्मिस में चला जाएगा, एंडोडर्मिस से ये जाइलम के अंदर एंटर हो गया। एक वे भी है पानी के एंट्री का, वो क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एंटर होता है। एक और वे भी है पानी के एंट्री का, वो क्या है कि इसने इस तरह से मूव करा, स्पेसिस जो है ना, यहाँ से पानी ने मूव करना है, सेल के ट्रांस स्पेसिस से गुजरता हुआ इन सेल में एंटर हो जाएगा, यहाँ से जाइलम में एंटर हो जाएगा। ये जो पानी की मूवमेंट है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इस तरह से कि रूट हेयर से पानी एंटर होता है और यहाँ पे जाके जाइलम में एंटर हो जाता है। जब पानी जाइलम में एंटर हो जाएगा उसके बाद पानी की जो मूवमेंट है वो वर्टिकल हो जाती है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करने के बाद रूट से होता हुआ स्टेम में चला जाएगा और स्टेम से होता हुआ जहाँ पे लीव्स में जाएगा और बाकी पार्ट जहाँ पे पानी की जरूरत होती है वहाँ तक ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द एंट्री टू द रूट हेयर्स में एंटर होने के बाद वाटर एंड सॉल्ट ट्रेवल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसिस और थ्रू सेल्स, या इंटरसेलुलर स्पेसिस से गुजरेगा या फिर सेल से गुजरेगा एंड रीच जाइलम टिश्यू और जाइलम टिश्यू तक पहुँच जाएगा। वंस इन जाइलम वाटर एंड सॉल्ट्स आर कैरिड टू द ऑल एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, और यहाँ से जो होगा जब पानी पर जाइलम एंटर हो गया यहाँ से कैरी होकर प्लांट के एरियल पार्ट तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपका वाटर एंड आयन अपटेक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपको कि फंक्शन ऑफ रूट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ रूट सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ में जो है ये क्या है कि अपटेक ऑफ वाटर एंड आयंस। इसके अलावा साइड बॉक्स में देखें कि जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस दिया गया। रिकॉलिंग मतलब चैप्टर नंबर 4 में जो आपने पढ़ा था उसको रिकॉल किया गया यहाँ पे कि जाइलम जो वो पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है, फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। दोनों के पार्ट्स क्या क्या हैं, दो पार्ट्स यहाँ से बन जाएंगे। और सेकेंड जो ब्लॉक दिया गया इसके अंदर आपको बताया हुआ है डिफ्यूजन के बारे में और ऑस्मोसिस के बारे में, ये भी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है आपने, यहाँ पे इसको रिकॉल किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन, पेज नंबर आपके पास है 173। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवापोरेशन। एवापोरेशन के जरिए प्लांट की सरफेस से पानी का रिमूव होना जो है ट्रांसपायरेशन कहलाता है। दिस लॉस में अकर थ्रू स्टोमेटा एंड लीव्स, ये जो लॉस है स्टोमेटा के जरिए भी हो सकता है, थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन लीव्स एपिडर्मिस, लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है वहाँ से पानी एवापोरेट हो सकता है, एंड थ्रू स्पेशल ओपनिंग का लेंटिकल्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट, और लेंटिकल के जरिए भी हो सकता है। मतलब कि पानी के ट्रांसपोर्ट जो है, पानी के जो ट्रांसपायरेशन जो है प्लांट के अंदर किस तरह से होती है, या तो मोस्टली स्टोमेटा के जरिए होती है, जो तकरीबन 90% जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के जरिए होती है, बाकी जो है वो क्यूटिकल के जरिए भी हो सकती है। क्यूटिकल जो लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर होती है, मतलब ये वाली जो लेयर है इसकी क्यूटिकल का है, क्यूटिकल के जरिए भी हो सकती है। इसके अलावा लेंटिकल के जरिए भी होती है। लेंटिकल्स के अंदर स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं प्लांट के स्टेम्स के अंदर भी हो सकती है और रूट्स में भी होती है। तो वो ट्रांसपायरेशन जो कि स्टोमेटा के जरिए होती है उसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और जो ट्रांसपायरेशन लेंटिकल के जरिए होती है उसको लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन हैपन थ्रू स्टोमेटा एंड इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के जरिए होती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ही कहलाती है। The mesophyll cells of the leaf provide large surface area for evaporation of water. mesophyll सेल जो है प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट के लिए से mesophyll सेल जो है वो क्या करते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ से पानी ने एवेपोरेट होना होता है। जैसे कि डायग्राम में देखिए इस लीफ का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें क्या ये जाइलम है और ये लीफ के बाकी पार्ट है, जैसे कि ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, ये mesophyll सेल है, ये सारे के सारे mesophyll सेल्स हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, दरमियान में जो ओपनिंग है वो स्टोमा है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो आप ये बता रहे हैं कि जो प्लांट लीफ के जो अंदर इंटरनल पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो ये mesophyll सेल्स हैं, ये वाले सेल्स ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेट हो सके। पानी एवेपोरेट होगा तो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और इसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जाइलम से पानी जो होगा mesophyll सेल्स में एंटर होगा, एंटर होने के बाद याद रखिए लेयर पे शो किया गया यहाँ पे mesophyll सेल्स में एंटर होगा। इसके अलावा यहाँ से पानी जो है इसके बाहर एक लेयर बना लेगा, mesophyll सेल्स के बाहर एक वाटर की लेयर बना लेगा, वाटर की फिल्म बना लेगा।
इससे क्या होगा कि पानी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एवेपोरेट करके यहाँ पे आएगा, मतलब ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर मौजूद है। यहाँ से मजीद जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ से जो वेपर्स हैं मूव करके स्टोमा के जरिए होते हुए प्लांट से बाहर चले जाएंगे। ये है मेथड ऑफ इवेपोरेशन। The mesophyll cells of the leaf provide large surface area for the evaporation of water. Water is drawn from xylem into mesophyll cells. Water xylem से mesophyll cells में आएगा, from where it comes out and makes a water film on the cell wall of the mesophyll. तो यहाँ से पानी बाहर आएगा और mesophyll cell की cell wall के बाहर एक लेयर बना लेगा पानी की। From here water evaporate into the air spaces. यहाँ से पानी air spaces में आएगा। Water vapor then diffuse from air spaces towards stomata. mesophyll cell के अराउंड एक लेयर बनाएगा, वहाँ से डिफ्यूज करके वेपर्स की फॉर्म एयर स्पेसिस में आ जाएगा। एयर स्पेसिस से पानी डिफ्यूज होके स्टोमेटा की तरफ आएगा और स्टोमा से पानी जो होगा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं। मोस्ट प्लांट कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे। ज़्यादातर प्लांट जो है अपने स्टोमेटा को डे टाइम में ओपन रखते हैं एंड क्लोज दम एट नाइट, और नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं। It is the responsibility of stomata to regulate transpiration via the actions of guard cells. स्टोमेटा की जो ओपनिंग है, मतलब स्टोमा की ओपनिंग जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? गार्ड सेल्स हैं। ये दोनों सेल जो है गार्ड सेल्स हैं। इनके जो एक्शन है, तो इनके एक्शंस के रिजल्ट में स्टोमा या तो ओपन होता है या फिर क्लोज होता है। The two guard cells of a stoma are attached to each other at their ends. दो गार्ड सेल जो है अटैच होते हैं आपस में। यहाँ देखें, दो गार्ड सेल जो ऊपर वाले एरिया में आपस में अटैच है, नीचे भी अटैच होते हैं। The two guard cells of a stoma are attached to each other at their ends. अपने एंड्स पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। The inner concave side of guard cell that encloses a stoma are thicker than the outer concave side. इसके अंदर वाली साइड जो है वो क्या थिकर होती है और बाहर जो है थिन होती है। When guard cell get water and become turgid, जब गार्ड सेल में पानी आएगा और टर्जिड हो जाएंगे, their spaces are their shapes are like two beans and stoma between them opens. जब गार्ड सेल के अंदर पानी मौजूद होगा तो क्या होगा कि पानी इसके अंदर फिल हो जाएगा और ये टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड होने के बाद जो है इनकी शेप होती है वो बीन शेप होती है। ये वाली शेप है, ये बीन शेप है। तो देखिए ये वाली शेप है इनकी, इस तरह की शेप के दो गार्ड सेल होते हैं। जब इसके अंदर पानी फिल होगा तब ये टर्जिड होंगे। टर्जिड होने के बाद इनकी जो शेप होती है बीन शेप बन जाती है। और जब ये when guard cells get water and become turgid, their shapes are like two beans and the stoma between them open. इस तरह इनके दरमियान स्टोमा जो अपना जो सुराख होता है वो ओपन हो जाता है। When guard cell loss water, जब यहाँ से पानी लॉस हो जाएगा and become flaccid, और ये फ्लैसिड हो जाते हैं, their inner side touch each other and stoma closes. जब यहाँ से पानी जो है बाहर मूव कर जाएगा तो गार्ड सेल क्या होगा कि फ्लैसिड हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, एक दूसरे पर अटैच हो जाते हैं। इस तरह से दरमियान जो ओपनिंग है, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग है, ये वाली क्लोज हो जाती है। यहाँ पे गार्ड सेल है वो क्या है कि टर्जिड है और क्या है कि स्टोमा ओपन है, और यहाँ पे फ्लैसिड है तो इनके दरमियान जो स्पेस है वो क्लोज हो गई है और स्टोमेटा क्लोज हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है रोल ऑफ पोटाशियम आयंस, मतलब जो अब रिसेंट स्टडीज है उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्टोमा को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, बल्कि पोटाशियम आयंस में इन्वॉल्व होते हैं और उनके जरिए स्टोमा ओपन या क्लोज होता है। Recent studies have revealed that light causes the movement of potassium ions from epidermal cells into the guard cells. Recent studies जो है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो epidermal cells है, ये वाले सेल्स हैं, यहाँ क्या होता है पोटाशियम आयंस होते हैं जो कि मूव करते हैं एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल के अंदर। पोटाशियम आयंस जो हो गए एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में एंटर होते हैं। वाटर फॉलो दीज आयंस एंड एंटर्स गार्ड सेल। पानी जो है इनको पोटाशियम आयंस को फॉलो करता हुआ गार्ड सेल्स में आ जाएगा और इस तरह से क्या होगा स्टोमा ओपन हो जाता है। एज डे प्रोग्रेसेस, जैसे कि दिन आगे प्रोग्रेस करता रहता है तो आप जानते हैं कि जो लीफ का एरिया जो एपिडर्मल सेल्स जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगी और गार्ड सेल में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है। ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाएगी तो मतलब क्या होगा, ये कंस्टेटिक हो जाता है। तो यहाँ से पानी मजीद इसमें एंटर पानी इसके अंदर ही रहता है और स्टोमा ओपन ही रहता है। As the day progresses, guard cells में glucose become hypertonic हो जाता है, so water stays in them, तो पानी इसके अंदर मौजूद रहेगा। At the end of the day, जब शाम हो जाएगी, potassium ions flow back to from the guard cells to the epidermal cells, and the concentration of glucose also falls. जब शाम हो जाएगी तो potassium ions जो कि guard cells से मूव करके वापस epidermal cells में चले जाएंगे। epidermal cells में जाएंगे तो क्या होगा, पानी भी इसको फॉलो करता बाहर चला जाएगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही, ग्लूकोज भी नहीं बढ़ रही, तो पानी इसमें मौजूद नहीं रहेगा, पानी बाहर चला जाएगा। जब पानी बाहर चला जाएगा तो स्टोमा क्लोज हो जाएगा।
ड्यू टू इट वाटर मूव्स टू द एपिडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल लॉस डर्गर। इससे क्या होगा तो पानी जो होगा वो गार्ड सेल से मूव करता हुआ एपिडर्मल सेल में चल जाएगा और यहाँ पे इसकी जो टर्जिडिटी है उसको लॉस कर देगा और जो है स्टोमा जो गार्ड सेल जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे और इस तरह से स्टोमा जो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के रेट पे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं असरदार होते हैं। अब अगर इसको आप रिलेट करते हैं एवापोरेशन से जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। जो ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पानी के साथ। तो कहेंगे पानी अगर गार्ड सेल मौजूद होगा तो स्टोमा ओपन होगा तो ट्रांसपायरेशन होगी। अगर पानी नहीं है गार्ड सेल में तो स्टोमा क्लोज हो जाएगा। सर स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसके साथ पानी का भी रोल पोटेशियम आयन जो है दोनों क्या रोल प्ले कर रहे हैं स्टोमा को ओपन करना और कैसे क्लोज करना है। तो इसके अंदर लाइट का भी इन्फ्लुएंस है। लाइट होगी तो पोटेशियम आयन मूव करके जाएंगे। तो इस तरह से लाइट जो है डायरेक्टली लिंक्ड है कि कब स्टोमा ओपन होना है कब क्लोज होना है। लाइट मतलब सनलाइट। इन स्ट्रॉन्ग लाइट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज वेरी हाई। स्ट्रॉन्ग लाइट में ट्रांसपायरेशन का रेट जो ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू डिम लाइट। जब लाइट डिम होती है और या फिर लाइट नहीं होती तो लाइट है स्टोमा ओपन होते हैं, अगर लाइट नहीं है स्टोमा ओपन नहीं होंगे। इस तरह से ट्रांसपायरेशन भी तभी होगी जब लाइट होती है, जब लाइट नहीं होती तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती। ये फर्स्ट फैक्टर जो है लाइट का। सेकंड फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर रिड्यूस द ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर एंड आल्सो इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाई टेम्परेचर जो है लीफ के अराउंड जो एयर मौजूद होती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी को कम कर देती है, मतलब नमी को कम कर देगी। अगर नमी कम हो जाती है तो ट्रांसपायरेशन जो होती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर नमी जो कम हो गई है तो मज़ीद पानी प्लांट की सरफेस से वेपोरेट होकर एयर में अंदर एंटर होता रहेगा और इस तरह से टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी और कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी कम होगी तो मज़ीद ट्रांसपायरेशन होती रहती है। In this way, it increases the rate of transpiration. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से एयर से मूव करके जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन का रेट जो है बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स विद एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उस पर जो ट्रांसपायरेशन का रेट है 20 पे उस पर डबल हो जाएगा। फिर मजीद 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसका ट्रांसपायरेशन रेट उसके डबल हो जाएगा। बट वेरी हाई टेम्परेचर जैसे कि 40 to 45 डिग्री सेल्सियस है क्लासिस किलो योर स्टोमेटा जो है इस टेम्परेचर पर क्लोज हो जाती है। So transpiration stops, तो ट्रांसमिशन रुक जाएगी एंड प्लांट डज नॉट लॉस एट द मच नीडेड वाटर। तो प्लांट से मजीद जो है पानी वेपरेट नहीं होता। मतलब क्या कि टेम्परेचर जो भी डायरेक्टली लिंक्ड है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन का रेट बढ़ेगा, लेकिन एक खास लिमिट तक, मतलब 40 के बाद 40 या 45 डिग्री सेल्सियस के बाद टमाटर क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट एयर ह्यूमिडिटी। हवा में नमी जो है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि हवा में नमी बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगा और नमी अगर कम होती है तो ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाएगा। व्हेन एयर इज ड्राई, जब हवा जो है ड्राई होती है, वाटर वेपर डिफ्यूज मोर क्विकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ वेजिटेबल सेल्स। तो पानी जल्दी डिफ्यूज होता है वेजिटेबल सेल्स से और एयर में एंटर होता है टू लीव एयर स्पेसेस एंड देन फ्रॉम एयर स्पेसेस टू द आउटसाइड। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। इन ह्यूमिड एयर, अगर हवा में नमी मौजूद है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर इज रिड्यूस। तो डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो और ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट है एयर मूवमेंट। अगर हवा चल रही है तो उसका ट्रांसपायरेशन के पे क्या इफेक्ट होता है। हवा चल रही है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं जो एयर में शामिल होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, वहाँ से आगे चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, मजीद वाटर वेपर एयर में एंटर हो जाएंगे। तो एयर मूवमेंट जो है वो भी डायरेक्टली लिंक्ड है। हवा चल रही है तो ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा, अगर हवा नहीं चल रही तो ट्रांसपायरेशन का रेट जो कम होता है। Wind, air in motion carries away the evaporated water from leaves and it causes and increases the rate of evaporation from the surface of the mesophyll cell. जब हवा चल रही है तो क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है और क्या होता है कि इसकी जो डिफ्यूज वाटर जो होता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है मेसोफिल सेल से। When air is still, जब हवा नहीं चल रही होती, the rate of transpiration is reduced, तो ट्रांसमिशन का रेट जो है वो कम हो जाता है। लीफ सरफेस एरिया, लीफ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो भी डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर स्टोमेटा एंड देयर इज मोर ट्रांसपिरेशन। मतलब क्या करेगा स्टोमेटा प्लांट का जो सरफेस एरिया है, प्लांट का बड़े साइज, प्लांट के लीफ जो है बड़े साइज का है तो स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो क्या होगा ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा।
अगर लीफ जो स्मॉल साइज का है, सरफेस एरिया कम होगा, स्टोमेटा भी कम होंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन जो है वो भी कम होगी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है। इट मींस दैट ट्रांसपिरेशन इज अ पोटेंशियली हार्मफुल प्रोसेस बट इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, हार्मफुल प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हार्मफुल इसका इफेक्ट क्या है वो कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन में बी अ हार्मफुल प्रोसेस इन द सेंस दैट ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ ड्रॉट की कंडीशन में जब पानी की कमी होती है प्लांट को पहले ही पानी नहीं मिल रहा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट रिजल्ट इन सीरियस डेसिकेशन। तो मजीद अगर ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट की सरफेस से तो क्या होगा कि पानी की शदीद कमी हो जाएगी प्लांट को, जिससे क्या होगा कि पत्ते मुरझा जाएंगे। यहाँ पर विल्टिंग वर्ड यूज हुआ है। विल्टिंग मतलब क्या है, पत्ते मुरझा जाते हैं एंड ओपन डेथ, इसके रिजल्ट में करते प्लांट की डेथ हो जाती है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके यूजफुल इफेक्ट्स की तरफ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रांसपिरेशन नेसेसरी टू, ये अहम भी है। इट क्रिएट्स अ कूलिंग फोर्स दैट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन कूल which is principally responsible for the conduction of water and salt from roots to the aerial part of the plant body। ये क्या कि एक ट्रांसपिरेशन कूल बनाती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि पानी जो होता है वो रूट से लेके जहाँ से पानी वेपरेट हो रहा है, जहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रही है, जहाँ तक एक कूल बनाता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि अगर पानी का एक ड्रॉप भी जो है जारंग से निकल के लीफ के अंदर जो म्यूजिकल सेल्स के अंदर एंटर होता है, मजीद एक ड्रॉप रूट के जरिए जो है जालिम के अंदर एंटर हो जाता है, इससे एक ट्रांसपिरेशन कूल बन जाएगा। तो इसके जरिए क्या होगा कि पानी की मूवमेंट है रूट से लेकर प्लांट के एरियल पार्ट तक कंटिन्यू रहती है। When water transfer from the leaf surface of plant, जब पानी ट्रांसफर होता है प्लांट के सरफेस से, इट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट। तो पानी की जब वाइब्रेशन होती है तो इसके दर में कूलिंग इफेक्ट बनता है। तो इस कूलिंग इफेक्ट से क्या होगा, प्लांट का टेम्परेचर जो है कूल डाउन करने में हेल्प होती है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट। गर्म इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है प्लांट को कूल डाउन करने के लिए। मोreover, the wet surface of leaf cells allows gaseous exchange। अगर म्यूजिकल सेल जो है मतलब इसका वेट इन्वायरमेंट है, गैसेस एक्सचेंज होगा, इसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब अगर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन प्लांट में एंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में एंटर होगी और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी, तो उसका जो एक्सचेंज है प्लांट जो म्यूजिकल सेल की सरफेस पे है वो नमी वाली जगह है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक्सचेंज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर यहाँ पे नमी ना हो तो गैसेस एक्सचेंज है वो इफेक्टिव नहीं होता, और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज में भी जो है ये ट्रांसपिरेशन। इस टॉपिक में से आपने फैक्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने। इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और एक सर्फेस एरिया, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंस में से इसके हार्मफुल इफेक्ट और यूजफुल इफेक्ट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ट्रांसपिरेशन कूल भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसका प्रोसेस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर जो है टाशिमाइन्स का क्या रोल है वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, और ग्लूकोज का क्या रोल है या पानी का क्या रोल है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इसके साइड ब्लॉक जो है वो आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेनी है।